हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पार्टनरशिप को कर रहे हैं और पार्टनरशिप में हमने लास्ट जो टॉपिक किया था गुडविल किया था कि गुडविल क्या होती है, उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, कौन कौन से वो मेथड्स हैं गुडविल के, वो सब हमने सीखा था। तो हमने गुडविल और बेसिक कंसेप्ट अब तक कर लिए हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक जो नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप में वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, आपको शायद जो कुछ एक दो वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब पुरानी जो उनके बीच में एग्रीमेंट है वो अगर समाप्त हो जाए, रीज़न कोई भी हो सकता है। तो वो रीज़न आपने पढ़े थे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए, एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म को नए सिरे से बनाया जाता है। पुराना एग्रीमेंट जो होता है उनके बीच में, जो पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है वो समाप्त हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीड बनती है या नया एग्रीमेंट बनता है। तो पुरानी समाप्त हो जाती है और नई बनती है। तो जो पुराने वाली होती है उसको हम ख़त्म कर देते हैं और जो चेंज आया उसके अकॉर्डिंगली हम एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। तो इसी को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें क्या क्या होता है वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। बस टॉपिक से आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जितना अभी हम इस वीडियो में करेंगे वो थियोरेटिकल कंसेप्ट होगा। मतलब क्या क्या होता है वो हम पहले थ्योरी फॉर्म में पढ़ेंगे, बाद में उसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पर, मेन टॉपिक पर। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो आज हम टॉपिक में करेंगे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मीन्स एनी चेंज, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज जो पुराना एग्रीमेंट है, मतलब कि जो अभी तक चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, अगर हम उसमें कुछ भी चेंज करते हैं, पार्टनर्स, हम का मतलब पार्टनर्स, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट देन द जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होती है वो कम्स टू एन एंड, वो ख़त्म हो जाती है और एक न्यू एग्रीमेंट बनता है और वो उसी डेट से एप्लीकेबल हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो फर्म दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसके बीच नया ढंग से एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग आप जान गए। चलते हैं आगे, क्यों होता है ऐसा, वो कौन से रीज़न है। ये रीज़न वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे 1 मार्क्स में तो पूछा जा ही सकता है, वहाँ तो इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है ही है। साथ ही साथ ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना है कि वो कौन से रीज़न्स हैं। तो रीज़न, जो पहला रीज़न आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए, जो भी पार्टनर हैं उन्हीं के बीच में। जैसे अभी उनके बीच की रेशो है 2, 1 और 1 और उन्होंने अब डिसाइड किया कि अब जो ये रेशो है ये 3, 2, 1 हो जाए अगर 3 पार्टनर्स हैं तो ये होना भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है एडमिशन हो जाए कि अभी 2 पार्टनर्स हैं जो फर्म को चला रहे हैं और अब उन दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम एक सी पार्टनर है जिसको हम न्यू पार्टनर कह रहे हैं उसको और एडमिट कर लेते हैं, तो भी हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। फिर आता है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर छोड़कर चला जाए, ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो जब वो 3 पार्टनर हैं अभी और उनमें से सी कहता है कि मैं
अब फॉर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकता और मुझे रिटायरमेंट चाहिए, तो ऐसे केस में जब म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू से रिटायर होता है तो उस समय भी हमें पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है। डेथ में भी रिटायरमेंट की तरह ही होता है, पर वहाँ विलिंगली होता है, मतलब रिटायरमेंट जो हो रही है वो विलिंगली हो रही है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हो रही है। ठीक है, यहाँ जो है फोर्सफुली हो रहा है, क्योंकि अब वो व्यक्ति जो हमारा पार्टनर था वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसको हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ABC 3 पार्टनर से अनफॉर्चुनेटली जो है बी की डेथ हो गई, तो डेथ की वजह से अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा बिटवीन A एंड C, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर है उनके बीच में, तो उसको भी क्या कहा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और लास्ट है अमलगमेशन या मर्जर, जब दो पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो जाएं। ये मैंने आपको जब भी बताया था पुराने, जब गुडविल का चैप्टर हम वहाँ पर कर रहे थे, तो भी बताया था कि ये वो 5 रीज़न है जिसकी वजह से हमें गुडविल को रीवैल्यूड करना होता है या गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो सेम वही सारे के सारे केस जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी आते हैं। चलते हैं आगे, ये रीज़न हमें पता चल गया, तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब वो जो एक एक रीज़न है वो हम डीपली डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। शुरुआत हम पहले से करते हैं। पहला जो था हमने पढ़ा था, क्या था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही चेंज हो जाए, जो एग्जिस्टिंग रेशो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो सम टाइम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं फर्म के, वो म्यूचुअली ये डिसाइड करते हैं कि अब हम जो है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स चेंज इन द रेशो है ये, चेंज इन द रेशो इन विच पार्टनर्स ऑफ द फर्म विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड और लॉस। तो भविष्य में वो किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो डिसाइड करा जाता है दोबारा से। ठीक है, पुराने वाली को समाप्त कर दिया जाता है और नई को अपना लिया जाता है। अब जब ये होता है तो ऐसा होता है कि किसी ना किसी का तो शेयर जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब वो एक का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने पार्टनर्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली। और इसका उल्टा भी होता है कि किसी ना किसी का कम भी होगा। जैसे अभी अगर 2 पार्टनर्स हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो 2 की है और इनके बीच में अभी रेशो 2:1 है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये रेशो जो है ये 3:2 हो जाएगी। तो आप देखोगे तो पहले जो है बी को 1/3 हिस्सा मिल रहा था प्रॉफिट में, क्योंकि और इसको 2/3 मिल रहा था, इसको 66% मिल रहा था और इसको 33% मिल रहा था। ठीक है, अब 3:2 हो जाने की वजह से आप देखोगे तो इसका जो शेयर है अब वो 60% रह गया, क्योंकि 5 इन दोनों को प्लस करूँ तो 5 होता है, तो 5 का 60% बैठता है। यहाँ इसके पास 66% शेयर था, 66.67%, और इसके पास जो था वो 33.33 था। यहाँ इसके पास वो 40 हो गया। तो आप पाओगे कि किसी का शेयर डाउन हुआ, मतलब कि ए का, इसका शेयर जो है वो डिक्रीज हुआ, और जो ये बी है इसका शेयर जो है वो 33 से 40% हो गया, दैट्स मीन्स इंक्रीज हुआ। तो जब कभी रेशो चेंज होती है तो किसी ना किसी को फ़ायदा होता है और किसी ना किसी को नुकसान होता है। ठीक है, तो किसी का शेयर इंक्रीज करेगा, किसी का डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होंगे तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा। तो जब ऐसा होता है तो ये चीज़ें जो हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे, इनको हमें एडजस्ट करना होता है, इस पर एडजस्टमेंट की जाती है, वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। सबसे पहले है कि भाई, क्योंकि अभी हमने देखा किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो जिसको फ़ायदा हो रहा है उसका गेनिंग शेयर रेशो निकालनी ज़रूरी होती है, जिसको नुकसान हो रहा है उसके लिए सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना ज़रूरी होता है। तो इसलिए या तो गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती हैं, तो वो हमें निकालनी पड़ेंगी। फिर दूसरा है कि रेशो निकालो सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हम पिछले चैप्टर में करके आए हैं कि गुडविल को वैल्यू कर उसको
जो ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो आती है उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट किया जाता है, तो वो ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहलाती है। थर्ड आता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व। अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जिसको हमने पहले से जोड़ रखा है किसी भी कारण से, ठीक है। तो जो हमारा पुराना जोड़ा हुआ जो प्रॉफिट होता है उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। रिजर्व वो वाले रिजर्व लेने हैं जो फ्री हैं। फ्री का मतलब ऐसे रिजर्व जो बाउंड नहीं है, जो किसी से, जैसे क्या कहते हैं, ऐसा रिजर्व हो गया, जैसे हम एक रिजर्व आप इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व। अब ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है या रिजर्व जो है, कुछ भी कह लो आप, ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। तो ये फर्म ने एक ऐसी लाइबिलिटी के लिए फिक्स कर रखा है जो नॉन है, मतलब कि वो होगी ही होगी। तो जो नॉन लाइबिलिटी के लिए रिजर्व या प्रोविज़न बनाए होते हैं वो कभी डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ोगे कि जैसे मशीन खरीदी है तो मशीन कभी ना कभी समाप्त होगी, तो हम या तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं या एक रिज़र्व बना लेते हैं कि मशीन को दोबारा से परचेज़ करने का रिज़र्व। तो वो रिज़र्व कभी भी यूज़ नहीं होंगे क्योंकि वो नॉन लाइबिलिटी के लिए हैं। पर आप रिज़र्व पढ़ोगे, इसमें एक आएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, कि वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए रिज़र्व बना रखा है, ठीक है। अब रिज़र्व बना रखा है, कोई अभी मेरे ऊपर कोई वर्कमैन का कंपनसेशन नहीं आया, ठीक है। तो ये रिज़र्व इसलिए कि अगर आ जाए तो कहाँ से पे करेंगे। तो ये जो होता है ये अननोन लाइबिलिटी के लिए होता है। तो जो अननोन लाइबिलिटी के लिए होगा वो सब डिवाइड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नॉन वाला कोई भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। या एक चीज़ और कहा जा सकता है, जो भी ये ज़्यादातर एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब जो बाहरी हैं एक तरीके से, पर ये वर्ड जो है ज़्यादा सूटेड नहीं करता। आप सिर्फ नॉन लाइबिलिटी और अननोन लाइबिलिटी से ही इसको समझो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो अननोन लाइबिलिटी वाले रिजर्व्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो ट्रीटमेंट समझेंगे हम इसमें करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि कौन सा प्रॉफिट और कौन सा रिज़र्व हमें यहाँ पर ट्रीट करना होगा। एक और रिज़र्व होता है जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, फ्लक्चुएशन के लिए बनाया था, फ्लक्चुएशन आई नहीं, तो वो रिज़र्व मेरा प्रॉफिट ही है, और जो प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर ने कमाया है तो वो पुराने पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सीखेंगे हम। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी बुक वैल्यू पर चल रही होती है, मार्केट वैल्यू पर नहीं होती, तो हमें इनकी आज की करंट मार्केट वैल्यू निकालनी होती है, सो दैट जो भी बिजनेस की लाइबिलिटी और एसेट्स हैं वो करंट पर हो, जिस दिन ये चेंज हुआ तो उस चेंज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, उसको एडजस्ट कर सकें। तो इसके लिए हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हम आगे हर टॉपिक पर बनाएंगे, चाहे एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसको समझेंगे हम इसमें यहाँ पर। तो ये चार वो पॉइंट थे जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, या इवन आगे देखोगे आप एडमिशन में भी, तो ये चारों फिर दोबारा से आएंगे। तो इन चारों को ही हम देखेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं पहले से, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। अब वो इम्पोर्टेंट टर्म उसी से ही हैं, पहले से ही संबंधित, क्योंकि पहला क्या है हमारा, अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें उसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे, उनकी थियोरेटिकल कंसेप्ट को सीखेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती हैं, किस किस नाम से जानी जाती हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो बहुत ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएंगे अब, तो आपको यहाँ पर समझना है। ओल्ड रेशियो का मतलब वो रेशियो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से पहले की है, या रिकॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन हुआ उस दिन तक जो उनके बीच की रेशियो थी वो ओल्ड रेशियो कहलाती है। तो द रेशियो इन विच पार्टनर वर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो रेशियो उनके बीच में चल रही थी उसको ओल्ड रेशियो कहते हैं। तो
आगे मैं कई जगह इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो आपको वो समझनी है। ओल्ड रेशो का मतलब OR, और दूसरी देखते हैं अभी इसमें न्यू रेशो, जिसको हम आगे NR के नाम से भी देखेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म NR बनाएंगे आगे। तो द रेशो इन विच पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस, भविष्य में जिसमें शेयर करेंगे वो हो गई उनकी न्यू रेशो। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में निकालनी ही पड़ती है, चाहे किसी भी टाइप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो। फिर जब न्यू रेशो निकलेगी तो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकलनी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने से पहले आपको ये समझना है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है। सैक्रिफाइस का मतलब आपको पता होगा, त्याग करना, मतलब कि कोई अपना हिस्सा छोड़ना, वो सैक्रिफाइस कहलाता है। तो पार्टनर हुज शेयर डिक्रीज्ड, जिसका भी शेयर जो है कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिसका शेयर पहले से कम हो गया, जैसे हमने पीछे एग्जांपल किया था तो हमने देखा था A का शेयर कम हो रहा था, तो A कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दूसरा देखें तो वो कहलाता है गेनिंग पार्टनर। गेनिंग का मतलब जिसको फ़ायदा हो रहा है, उसने तो त्याग किया, इसको वो मिल रहा है, ठीक है। तो जो फ़ायदे में रह रहा है वो पार्टनर जो है वो क्या कहलाता है? गेनिंग पार्टनर। तो जिसका शेयर इंक्रीज हो गया, वहाँ डिक्रीज हुआ, तो यहाँ क्या है? इंक्रीज, ठीक है। ये वर्ड जो है ये यहाँ पर गलत है, ये आप इसको गेनिंग समझिए, गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कहलाता है जिसका क्या हो जाएगा? शेयर इंक्रीज कर जाएगा। फिर आती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इनके बीच में फिर हमें ये जो उसको नुकसान हो रहा है और इसको फ़ायदा हो रहा है, उस फ़ायदे और नुकसान को हमें फिर कैलकुलेट करना होता है और एक रेशो निकाली जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसको हम आगे भविष्य में SR के नाम से भी डिनोट करेंगे। तो द रेशो इन विच पार्टनर सरेंडर और सैक्रिफाइस, कुछ भी कह लो, दोनों वर्ड हैं, देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा सरेंडर कर रहे हैं या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, वो निकालना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। और किसको दे रहे होते हैं? दूसरे पार्टनर्स को, ठीक है। ऐसे ही फिर गेनिंग रेशियो भी होती है जो जस्ट इसके अपोजिट होती है। द रेशियो इन विच पार्टनर्स एक्वायर, खरीदते हैं या मिलता है, कुछ भी कह लो, द शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर्स, दूसरों से जो मिलता है। किन से मिलता है? सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो शेयर गेनिंग पार्टनर को दे रहे हैं उसके लिए हमें निकालनी होती है गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हम आगे यूज़ करेंगे और आपको इनको याद रखना है। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है और गेनिंग रेशो है ये कैसे निकलती है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे होती है इन दोनों की। तो शुरुआत सैक्रिफाइसिंग से करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग में हम क्या करते हैं? जो हमारा ओल्ड शेयर होता है, उसमें से न्यू जो शेयर होता है उसको माइनस कर देते हैं। मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं A और B वाला, वही जो हम जब कर रहे थे, उनके बीच में रेशियो है 2:1 और अब ये इनकी ओल्ड रेशियो है, OR लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब A और B ने डिसाइड किया कि हम जो है अब रेशियो रखेंगे 3:2, तो ये इनकी न्यू रेशियो है। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, इसको मैं SR लिख रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे? अगर एक ही निकालें, पहले एक को देखते हैं फिर दूसरे को देखेंगे। तो एक में क्या होगा? ओल्ड शेयर कितना है? 2 और डिवाइडेड बाय इनका टोटल, तो इसका मतलब 2/3 माइनस उसका न्यू शेयर कितना है? 3 अपॉन टोटल, तो 3 अपॉन क्या हो गया? 5। ऐसे ही अगर हम B की बात करें तो B का ओल्ड शेयर था 1/3
एंड न्यू शेयर जो है वो 1/2/5 है। तो जब इसकी हम कैलकुलेशन कर कर देखेंगे एलसीएम के थ्रू, तो हमको पता चलेगा कि जो ये शेयर है वो 1/15 इसका क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस आ रहा है, जो हमने देखा था ये सेक्रीफाइस कर रहा था। यहाँ अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये माइनस में आंसर आ रहा होगा। देखो क्या आएगा, एलसीएम निकालना आता है आपको, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो जब आप 5 में से 6 माइनस करोगे तो वो -1/6 आएगा। तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूँ और मेरा आंसर जो है माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये उसका गेनिंग शेयर है, ठीक है, 1/15। ये 6 गलत लिखा गया, 1/15। तो जितना इसने सेक्रीफाइस किया उतना ही उसने गेन किया, क्योंकि 2 ही पार्टनर थे। तो ये कहलाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालना, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा, जिसमें न्यू रेशियो जो गेनिंग रेशियो होती है उसमें हम जस्ट अपोजिट करते हैं। तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देते हैं। तो सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं हम बी के लिए ही, क्योंकि बी ही गेन कर रहा है, सी का आंसर फिर माइनस में आएगा। तो बी में अगर आप उसके न्यू रेशियो, मतलब कि न्यू शेयर कितना है बी का, 2/5, और उस 2/5 में से अगर उसका ओल्ड शेयर माइनस करो 1/3, तो आपको पता चलेगा कि ये अब आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखो कैसे, एलसीएम निकाल के आपका जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया, क्योंकि गेनिंग पार्टनर बी ही है, तो बी का ही गेनिंग शेयर निकल सकता है। तो इस तरीके से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन इस पे आगे करेंगे जब इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या वो था, क्या सिस्टम था, उसमें क्या निकालना पड़ता है वो हमने देख लिया। जब सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही हो, जब पार्टनर्स चेंज नहीं हुए, पार्टनर जितने थे उतने ही हैं, तो बस हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालनी होती है। अब आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल आप पढ़ चुके हो, गुडविल की वैल्यूएशन आपने वहाँ सीख ली। यहाँ सीखोगे कि हम उसको बुक में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखो मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मतलब कि हर प्रकार का, चाहे उसमें एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रही हो, डेथ हो रही हो, सब टाइप के में हम गुडविल को ट्रीट जरूर करेंगे, गुडविल की वैल्यू जरूर निकालेंगे। तो जब वो होता है तो गेनिंग पार्टनर जो भी होता है, जैसे उस वाले केस में हमारे बी है, शुड कंपनसेट, वो कंपनसेट करेगा, क्योंकि आगे से भविष्य में प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा मिलेगा ना। तो वो जिसने वो त्याग किया है, जिसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कह रहे हैं, जो हमारे वाले केस में ए है, वो उसको कंपनसेट करेगा कि भाई जो तुमने पुराना कमाया है वो तुम्हारा वहाँ पर ज़्यादा शेयर था, तो भविष्य में मैं शेयर ज़्यादा लूँगा, तो ऐसा ना हो कि जो गुडविल अब तक कमाई थी उसमें मुझे ज़्यादा शेयर मिल जाए। तो इसलिए हम तुम्हें अभी उसका जो भी आज तक का हिसाब किताब बनता है वो आज ही चुका देते हैं, ठीक है। तो वो उसको प्रोपोर्शनेटली पे कर देता है, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम गेनिंग की बात कर रहे हैं तो वो गेनिंग में ही करता है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग को सेक्रीफाइसिंग में मिलता है। अब एक एएस है, एएस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है, जिसमें हम इंटेंजिबल एसेट्स की ट्रीटमेंट देखते हैं, उसी के थ्रू गुडविल को हमें ट्रीट करना होता है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, देखो कहीं बाहर से तो तुमने खरीदी नहीं है, ये है तो बिजनेस के अंदर की ही, खुद आपने कैलकुलेट की है, तो ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहलाती है। तो वो कभी भी रिकॉग्नाइज ही नहीं की जाती एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26। तो वो कभी भी एसेट नहीं बन सकती है आपकी, बिकॉज इट इज़ नॉट एन आइडेंटिफिकेबल रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। तुम जो जिस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कोई आइडेंटिफिकेबल उसकी रिसोर्स नहीं है, इसीलिए वो जितनी भी कॉस्ट आप निकाल रहे हो वो रिलायबल नहीं है। और आपने पढ़ा है, जब 11th में पढ़े थे, तो रिलायबल होना चाहिए डाटा हमारा। तो वो जो मेज़रमेंट आपने की है उस पर रिलायबल या रिलायबिलिटी उसकी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल किसके है, मैं पार्टनर्स उसको निकाल रहे हैं।
तो इसलिए वो एक रिलायबल कॉस्ट नहीं मानी जाती, ना ही आपने उसके लिए कुछ पे किया। आप पे भी तो नहीं कुछ करते ना, तो पेमेंट आपकी तरफ से कुछ हो नहीं रही, रिसोर्सेज आपकी जो हैं वो रिलायबल नहीं है। तो इसीलिए AS 26 कहता है कि ऐसी कोई भी गुडविल जो इंटरनली जनरेटेड हो वो अकाउंट्स में शो नहीं की जाएगी। सो जो गुडविल है वो कभी भी रेज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो आगे जब भी हम रेज वर्ड पढ़ें तो आपको समझ में आना जाना चाहिए कि हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उसको बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, मतलब कि हम गुडविल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन ऑफ मनी भी नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा, तो मनी कोई पे नहीं की गई, ठीक है। तो और वैसे भी वो एक रिलायबल सोर्स नहीं होती। AS 10 है एक, जिसमें हम जो है जितनी भी एसेट होती है उनकी रिकॉर्डिंग के लिए रिलायबल सोर्स देखते हैं, रिलायबल कॉस्ट देखते हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं होता, तो इसके लिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो फिर जब रिकॉर्ड नहीं करें तो क्या करें फिर, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जो भी गुडविल हमने क्रिएट की, जनरेट की, निकाली, मेजरमेंट की, वो एडजस्ट की जाती है कंसर्न्ड पार्टनर्स के बीच में, या तो उनके कैपिटल में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, और अगर फिक्स हैं तो करंट अकाउंट में। तो वो एडजस्टमेंट जो होती है वो उसी गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में होती है। तो ये काम हम फिर करते हैं, ठीक है। तो ये था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल में AS 26 हमें क्या कहता है। तो ये आपको याद रखना है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम बुक में शो नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आया कि फिर जर्नल एंट्री क्या पास करें, तो जर्नल एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए। ये जर्नल एंट्री है जो हम गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। लिखा हुआ है मैंने, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो देने वाला होता है, तो देने वाला है तो वो अपनी कैपिटल में से ही देखा, गुड कैश तो आया नहीं, आपको वहाँ पे बता ही दिया था, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उसकी गुड कैपिटल में से चार्ज करेंगे, मतलब कि उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। तो किस रेशो में कम होगी, जो भी उसका गेनिंग शेयर है उसमें किसको मिलेगा, और वो शेयर सेक्रीफाइस जिसने किया, जिसने त्याग किया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। ये तो आपस में आपको वहाँ पर बराबर ही मिलेगी, तो जब क्वेश्चन करोगे जब आप बेटर वे में समझ पाओगे। अभी आप समझो कि गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और ये सारा काम जो हम करते हैं या तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में कर लो और या गेनिंग रेशो में कर लो, एक रेशो आपको मिलेगी, गेनिंग वाले डेबिट होंगे और सेक्रीफाइस करने वाले क्रेडिट होंगे। और जो ये हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो वर्ड क्या यूज़ किया है, कैपिटल, तो ये अजम्पशन है या क्वेश्चन में लिया हुआ है कि अकाउंट जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। तो ये जो हमने लिखा है ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के लिए लिखा है, और अगर गुडविल पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स हो तो फिक्स में आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे उसको, करंट अकाउंट में, ठीक है, जाएगा उसी में ही, मतलब कि गेनिंग पार्टनर है तो गेनिंग रेशो में ही, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही, ठीक है। बस अब कहाँ चार्ज कर रहे हो आप उसको, उनके करंट अकाउंट में। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल की। जब सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही हो, आगे पढ़ोगे तो आप यही एंट्री आपको आगे भी मिलेगी, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यही रहने वाली है। पर नेक्स्ट टॉपिक जब भी करेंगे उसमें दोबारा से इसको सीखेंगे, अभी आप इतना ही याद रखो कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई तो ये काम हमें करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर गुडविल पहले से गिवन हो बुक में, जो गुडविल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ये गुडविल कौन सी होगी, फिर आपने तो पढ़ लिया कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो शो ही नहीं की जाती, तो ये कौन सी गुडविल है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। तो ये गुडविल वो है जो आपने परचेज की है। परचेज का मतलब अगर आपने कभी भी बिजनेस परचेज किया हो या किसी और पर्पस से आपने, ठीक है, मर्जर किया हो, अमलगमेशन किया हो, तो उस समय जो गुडविल आपने परचेज की थी वो हमारी बुक में रहती है, उसी को हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। तो ऐसी कोई भी गुडविल हमें जो है एक यूज़फुल लाइफ सेटअप करनी होती है उस गुडविल की, जो अब हमने उसको परचेज किया तो उसकी एक यूज़फुल लाइफ सेट कर दी थी, ठीक है। तो यूज़फुल लाइफ के थ्रू, मतलब कि उतने सालों में गुडविल अकाउंट को डेबिट कर रखा है तो उसको धीरे धीरे हम राइट ऑफ करते हैं,
राइट ऑफ का मतलब ख़त्म करते हैं अकाउंट में से, और वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, यूज़फुल लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो अगर जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस दिन तक वो गुडविल पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं हुई, जब भी तो वो मेरी बुक में दिख रही है। ठीक है, तो उसको फिर मुझे उसी दिन क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब हम चेंज कर रहे हो या रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, सिंपल सी बात मैं कहूँ आपको, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा, अब चाहे वो प्रॉफिट रेशो की वजह से हो रहा हो और चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, किसी भी प्रकार का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, वो लिख दिया मैंने आगे, वैसे तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। गुडविल अगर बुक में है उसको आपको राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है। किन के बीच में ख़त्म होगी, क्योंकि वो है पुरानी फर्म का, तो किसके बीच में उसको राइट ऑफ किया जाएगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, जो उस डेट को पार्टनर्स हैं। किस रेशो में होगा, क्योंकि रेशो आपने पढ़ी, दो निकलेंगी, एक ओल्ड रेशो और एक न्यू रेशो, और एक सैक्रिफाइसिंग रेशो और एक गेनिंग रेशो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल किस रेशो में राइट ऑफ होगी, जो भी पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो है। तो आपको याद रखना है कि गुडविल जो पहले से बुक में है उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड रेशो में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उस डेट तक जो पार्टनर है। अब क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें पार्टनर चेंज नहीं हो रहे, जब हम एडमिशन में जाएंगे तो पार्टनर भी चेंज होंगे। तो जब पार्टनर चेंज होंगे तो जो एग्जिस्टिंग का मतलब, फिर वहाँ पर एग्जिस्टिंग को हम ओल्ड पार्टनर कह देते हैं। ठीक है, और अगर रिटायरमेंट में जाओगे तो भी ओल्ड ही पार्टनर होंगे, तो बाकी चीज़ों में ओल्ड यूज़ होगा, और यहाँ पर अभी हम उसको एग्जिस्टिंग के नाम से बता रहे हैं। तो गुडविल क्यों समाप्त की जाती है, तो वो मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ, बस उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी वो गुडविल है वो परचेज्ड गुडविल है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है जिसमें मुझे उसको राइट ऑफ करना होता है। ये सब काम जो चल रहा है वो AS 26 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, वो ही कहता है कि अगर गुडविल को परचेज़ की है तो उसको राइट ऑफ करो बुक में से, क्योंकि वो वैसे तो एक्सपेंडिचर ही था। ठीक है, बट एक एसेट के रूप में वो एक जो इंटेंजिबल एसेट है वो बन जाती है, और उसको फिर मुझे धीरे धीरे ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो वो एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा बुक में से। ठीक है, तो उसको कम्प्लीटली राइट ऑफ करना होता है। अगर कम्प्लीटली राइट ऑफ होने से पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए फर्म का, तो फिर मुझे उसको उसी दिन राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कैसे करते हैं वो देख लो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो गुडविल अकाउंट आपको पता है, देखो आप वैसे सोचो टेक्निकली, तो गुडविल को हमने एक इंटेंजिबल एसेट कहा है, दैट्स मीन्स गुडविल हमारी बुक में एक एसेट के रूप में होगी, और हर एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो अगर डेबिट बैलेंस की कोई भी चीज़ को हमें ख़त्म करना है, मतलब बुक में से हटाना है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसलिए गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सारे डेबिट कर दिए जाएंगे ओल्ड रेशो के बीच में, और गुडविल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। गुडविल को रेज करने का एक और मेथड होता है। अभी हमने जो देखा कि गुडविल को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने का एक मेथड और हमारे पास है, हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बाय रेजिंग द गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो देखो हमने तो वैसे तो बोला था कि रेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें AS 26 कहता है कि हम रेज नहीं कर सकते। रेज करने का मतलब होता है रिकॉर्ड, क्योंकि वो इंटरनल जो है असेसमेंट के थ्रू बना है, उसकी कोई एक तरीके से रिलायबल नहीं है उसकी कॉस्ट। तो फिर हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में देखिए एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुडविल को हम एक दूसरे तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, गुडविल को रेज करते हैं, वो मैं आपको बता रहा था। इसका मतलब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे।
ठीक है। अब AS26 को फॉलो करना है तो हम क्या करते हैं, जब इसको रेस करते हैं तो जितने पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो हम ओल्ड रेशियो में उस गुडविल के अकाउंट को डेबिट कर कर और ओल्ड पार्टनर मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो इस तरीके से हमने इसको रेस कर दिया। अब AS26 को फॉलो करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे साथ के साथ ही। तो हम उसको इमीडिएटली क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। पर अब राइट ऑफ किस में होगा, राइट ऑफ होगा पार्टनर्स में, तो होना ही होना है, ऑब्वियसली है। बस ये राइट ऑफ जो आप करोगे ये न्यू रेशियो में करोगे। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम गुडविल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, और ये देखो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप जो पहला ऑप्शन हमने किया है गुडविल का वो ही करोगे, जिसमें हम सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो ये वाला मेथड है, ये ऑप्शन सेकंड है, और ये सिर्फ आप जब भी यूज़ करोगे पेपर में जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया हो। तो जब तक क्वेश्चन ना कहे हमें इसको करने को इस तरीके से, आप इस मेथड को फॉलो नहीं करोगे। वैसे ये डिफ़िकल्ट नहीं है, उससे सिंपल ही है, पर फिर भी आप उसी को फॉलो करो, क्योंकि वो हम नॉर्मली हर चैप्टर में फॉलो करेंगे तो उसी को आप कॉमनली यूज़ करना। पर अगर क्वेश्चन आपको कह देता है तो फिर आपकी मजबूरी है, फिर आपको उसको करना होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले गुडविल को रेस करते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और बाद में उसको राइट ऑफ कर देते हैं किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। अल्टीमेटली आप इफेक्ट देखोगे तो वो ही उसके इक्वल आएगा जितना एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आ रहा था। तो अभी इसमें आप कैसे करोगे, जर्नल एंट्री के रूप में। तो जर्नल एंट्री में आप सबसे पहले रेस करोगे, मतलब कि उस गुडविल को अपनी बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर दोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। किस रेशियो में, ये याद रखना है, ओल्ड रेशियो में। फिर उसको इमीडिएटली साथ के साथ ही क्या कर दो, आप राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने के लिए आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। किस रेशियो में करना पड़ेगा ये सारा काम, न्यू रेशियो में। तो इस तरीके से हम गुडविल को रेस कर कर राइट ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, हम अपनी गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इन दोनों मेथड से अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे कि दोनों से एक ही क्वेश्चन का सेम आंसर आएगा। तो अभी के लिए ये थ्योरी का पोर्शन था, तो थ्योरी के पोर्शन के लिए हमने उसको ये सीख लिया कि जर्नल एंट्री में हम उसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे, क्वेश्चन के बेस पर कैसे करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्यूमुलेटेड जो हमारे रिजर्व हैं या एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट कह लो, उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है वो सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ सीखेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कैसे होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कह लेते हैं अभी हम इसको। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे ये भी सीखेंगे, जिसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होगा एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होगा। तो अभी के लिए ये वीडियो आपकी यहीं तक थी। आप इसको थॉरली स्टडी कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और अपना जो टारगेट है उस 95% को अचीव करने की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।